मैं नॉन कॉमर्स से हूँ रुपेश राज। ओके, आप नॉन कॉमर्स से हैं तो भैया आपको तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको वो वाले पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि फोल्डर डला हुआ है आपका उसमें। साइंस एंड नॉन कॉमर्स के नाम से या साइंस एंड आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स करने होंगे, तो उसको पढ़ना होगा ऐसा। आप पुराने वाले बैच में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने सभी में डाला रुपेश। और जब भी आपको दिक्कत आ रहा है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है याद रखिएगा, जो आर्ट्स के थे, जब भी दिक्कत आ रहा हो आप वॉइस नोट डाउट वाले नंबर पे डालिए, मैं उसे सुनूंगा और सुनने के बाद फिर मैं उसके आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ना आप अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो और ये मैं समझ सकता हूँ। आपने बोला कि सर मैंने ये कर लिया, तो मैं उसके हिसाब से आपको टॉपिक बनाऊंगा कि आप ये करिए। जो नॉन कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट है वो जरूर वॉइस नोट डालिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद क्या करें, या फिर ये भी नहीं हो रहा तो इसके बाद क्या करना चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम को जरूर वॉइस नोट में वहां पे शेयर करिए, जो डाउट वाले नंबर है या कंप्लेंट वाले नंबर पे आप शेयर कर दीजिए। चलिए, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर सेमेस्टर 1 के हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या किसके चॉइस में आएगा। तो बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम इस बार जो है वो किस पैटर्न पे रहता है और कैसे आएगा, वो सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम आपका जो है 25 है 23 है, आई थिंक 25 23 आपका एग्जाम। मेरे पास डेट शीट तो था, ये रहा, एक सेकेंड। आपका जो एग्जाम है वो है 23 को, ठीक है 23। और एसएल वालों का तो बहुत टाइम है अभी, ऑनर्स में 23 को एग्जाम है। तो सबसे पहले बच्चों का क्या कहना है कि सर हमें पढ़ तो लिया, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसने पढ़ तो लिया है लेकिन अब क्या करें, कैसे रिवाइज करें, ये चैलेंज है। सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, सोच रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ लें जो कि पास हो जाए। मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जिस स्टूडेंट ने सारा का सारा पढ़ लिया, वेदर प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो, सारा पढ़ लिया है, नाउ उसको अब प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को, जिसके अंदर 2022। उम्मीद है कि जो आप क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को बनाने में बिलीव करिएगा बहुत मेहनत लगी है और इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। 22 को मत करिएगा, 2023 24 और 25 3 साल के क्वेश्चन पेपर करना। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन पेपर करोगे वो 3 साल का करना है। जो क्वेश्चन पेपर करोगे वो 3 साल का करना है। 2023 2024 और 2025। अब एक पेपर है 2022 का, इसमें ना बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये पेपर समझ नहीं आ रहा कैसा आ गया। तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन का पेपर था, जब लॉकडाउन लगा था तब कॉलेजेस नहीं खुले थे, तब के पेपर हैं 2022 2021 2020। तो इन पेपर को थोड़ा सा अलग पैटर्न पे बनाया जाता था, जिसका पैटर्न आपके रेगुलर एग्जाम से बिल्कुल हटके था, क्योंकि घर पे बैठ के पेपर दे रहे थे। तो आप अपने पेपर को अगर देखते हैं कि सर हमारा पेपर किस पैटर्न पे आएगा, तो सिर्फ ये 3 साल का पेपर देखेंगे। आपके पास 10 ईयर है, शिवदास का 10 ईयर ले लेंगे। और 10 ईयर अगर नहीं है, मार्केट में नहीं आ रहा था, तो होपफुली फ्राइडे से अवेलेबल हो जाएगा, 1 डे में आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा। शिवदास.in पे जाएंगे, ये आपका 10 ईयर है। इसके अंदर आपको लास्ट ईयर में पेपर दिखता है 2024 2023। और जो 2022 के कुछ बच्चे मेरे पास पेपर लेके आते हैं, मैं उनको बोलता हूं भाई आपका ऐसा पेपर नहीं आएगा, ये ओपन बुक एग्जाम का पेपर था, जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया इसमें इतने मुश्किल मुश्किल कैसे क्वेश्चन थे। तो 2022 को अवॉइड करके चलें, 2021 को अवॉइड करके चलें। तो ये पेपर में आपको सिर्फ 3 पेपर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब रहा बात सर, अगर हमने शुरू से पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो आगे क्या करना है? चलो ये 3 पेपर भी हो गया। 10 ईयर के 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं 10 ईयर की बात करूं तो 10 ईयर ना आपका जो आप लेते हो 10 ईयर, और ये अभी आप सेमेस्टर 1 में है, तो बहुत बच्चों को अजीब लगेगा, पता नहीं ये क्या 10 ईयर कहते हैं। तो 10 ईयर बेसिकली सैंपल पेपर है, जिसके अंदर पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस पेपर और उसके सॉल्यूशन होते हैं। और डीयू का एग्जाम पैटर्न जो होता है वो यही होता है कि पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चंस पेपर को वो उठाते हैं और उसी में से क्वेश्चन ढूंढ के बना देते हैं। तो हर सब्जेक्ट्स का यही पैटर्न होता है। तो अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो यही फॉलो करिएगा। अब रहा भाई 10 ईयर के अंदर आपको 3 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका पेपर, 3 सेक्शन में।
एक आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ है आपका, जिसके अंदर मैंने बोला भाई 2023 करिए, 2024 करिए और 2025 करिए। इसके बाद एक पैटर्न आ जाता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको गिवन है। एक आ जाता है सबसे स्टार्टिंग में थ्योरी का, इसमें चैप्टर वाइज आपको हर किसी का थ्योरी गिवन है बड़े अच्छे से। तो ये 3 पैटर्न है। तो जिसने स्टार्टिंग से पढ़ लिया है वो क्या करें, पहले इस PYQ को खत्म करें, पहले इस PQ जैसे चैप्टर वाइज। आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे कि एक ही बार में पूरे साल का पेपर खत्म करें, उसमें दिक्कत भी हो सकती है। आपने जैसे फाइनल अकाउंट के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो फाइनल अकाउंट के इसमें से ढूंढ लीजिएगा, इसमें फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर हमेशा ऑलवेज 3 मिलेगा, तो थर्ड क्वेश्चन को ढूंढ के तीनों साल के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को कर लेंगे, इस तरीके से रहेगा। इसके बाद आप जब इस तीनों पेपर के सारे एक एक क्वेश्चंस कर लेंगे, तब इसके बाद आप आ जाइए यहां से चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाइए और इसमें से रैंडमली, हालांकि 10-10, 15-15 है, कोई भी 5-6 क्वेश्चन आप एक टारगेट लेके चलिए कि आप 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के करेंगे, 5-5 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ निकाल के दे भी दूंगा, लेकिन ये सारे वो क्वेश्चन है जो पहले कभी एग्जाम में आए हुए हैं। ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जिन बच्चों का के मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, ठीक है। मैं भी उनकी भी बात करूंगा जो आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि आपका पेपर कैसे आएगा। ये आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है और इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं वो भी आपको बता सकता हूं कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका मान लीजिए आएगा ट्रू फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन आपका ये 12 नंबर का होगा। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ पहले क्वेश्चंस का ये ए पार्ट होगा और ये बी पार्ट होगा, दैट इज थ्योरी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 18 नंबर का। इसके और में रहेगा आपका थ्योरी, दैट इज 18 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा आपके पेपर में, ए पार्ट होगा डेप्रीशिएशन का न्यूमेरिकल, बी पार्ट होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का थ्योरी का क्वेश्चन होगा। और में ए पार्ट आएगा आपका इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल और बी पार्ट होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से थ्योरी का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, ए पार्ट होगा आपका फाइनल अकाउंट और इसके और में होगा दैट इज एनपीओ। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो ए आपका ब्रांच होगा और इसके और में भी आपको मिलेगा ब्रांच। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो होगा डिपार्टमेंटल और उसके और में मिलने वाला है आपको लीज और उसके और में आपको मिलने वाला है, ये 12 नंबर का आएगा, ये वाला पार्ट 12 नंबर का है। उसके साथ 6 नंबर का आपका थ्योरी होगा और में आपका थ्योरी होगा। इस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं और कितने पढ़ने और किसमें से क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी आपका 40 मार्क्स का आएगा, 40 नंबर का, ठीक है। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए सर? पास होने के लिए आपको 36 मार्क्स चाहिए कम से कम, मिनिमम। अगर आपका 35 नंबर आता है तब भी आपके एग्जाम में 0 ही मार्क्स लगाए जाएंगे। यहां डीयू का पैटर्न ऐसा रहता है कि 36 नंबर है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलता है। अगर 36 नंबर अगर नहीं आते हैं आपके, तो उस सिचुएशन में आपको 0 नंबर दिया जाता है। जिसके 35 आए हो, 34 आए हो, 30 आए हो, उसको 0 ही देंगे वो, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें से AS 19 में से एक आपका 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। AS अब आप आ जाते हैं, ये बाकी के जो AS हैं, ये बाकी के AS हैं, इन सभी को मिला के कहीं 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कैसे छुटपुट करके 12 नंबर का। तो 24 नंबर का आपका ये हो गया। इसके साथ इसी AS में से और काफी क्वेश्चंस में से आपका थ्योरी मतलब ट्रू फॉल्स बनेगा, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसके अंदर अगर आपने AS अच्छे से नहीं करा होगा, मतलब जो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ बच्चे अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत डिटेल में आ जाएगा। तो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं, सिर्फ आपका ओवरव्यू और मेन पॉइंट। तो जो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करा रखा है, मैं दोबारा एक बार पूरे के पूरे AS रिवाइज कराऊंगा
तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिर्फ आपके एग्जाम में जिस टाइप के पैटर्न पे आएंगे वो मैं करा दूंगा। तो ये रहेगा। और एक थ्योरी का चैप्टर है, जैसे कि आपका हो गया गोइंग कंसर्न, अजम्पशंस, इसके बाद एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस एंड ऑल, बड़े सारे थ्योरी हैं जो कि मैंने डाले हुए भी हैं फोल्डर में, उसमें से क्वेश्चन मिला के ऐसे 40 नंबर का बनता है। खैर, इस वाले जो पैटर्न, ये वाला पैटर्न है ना, ये अभी बिल्कुल भी आप स्टडी नहीं करेंगे। इसमें से सिर्फ एक चैप्टर ये स्टडी कर सकते हैं आप, सिर्फ एक चैप्टर ये स्टडी कर सकते हैं, ये अभी नहीं करेंगे। आपका एग्जाम जैसे 23 को है, तो इस वाले टॉपिक को आपका मैं छुट्टी देख लूं अगर, तो पहले आपका 19 का है, 19 के बाद आपका 23 है, ठीक है ना। 19 20 19 को आप एग्जाम देकर आ जाओगे, 19 भी मैं मानूंगा आपके पास है, 19 20 21 22 23, तो आपके पास लगभग 4 दिन है, क्लियर 4 डेज है। तो आप तभी इस थ्योरी को करेंगे और मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि किस तरीके से थ्योरी को करना है उस टाइम पे। वो 4 दिन इनफ रहेगा, कैसे पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो 17 19। देखो 12 के बाद आपका 17 तारीख है, 12 के बाद आपके पास 5 दिन है, उसमें कुछ चैप्टर मैं थ्योरी के बताऊंगा जो कि कर लोगे, क्योंकि वहां पे फिर आपका लॉ का भी पेपर है। न्यूमेरिकल आपको अभी से करके चलना पड़ेगा। देखो 3 दिन में हम 40 नंबर का थ्योरी कवर कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर अगर हम चाहें कि प्रैक्टिकल कवर कर ले 40 का, तो नॉट पॉसिबल, वहां दिक्कत हो जाती है। तो न्यूमेरिकल अभी लेके चलोगे। मैं बता दूं, फाइनल अकाउंट एनपीओ के अंदर चॉइस आ रहा है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद डेप्रीशिएशन इन्वेंट्री के अंदर आपका चॉइस आ रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है। इसके साथ 6 नंबर का थ्योरी जुड़ जाता है। ब्रांच और ब्रांच में चॉइस आ रहा है आपका, तो ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ ही नहीं सकते, 18 नंबर का क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल लीज में आपका चॉइस आ जाता है, लेकिन आप दोनों करके चलिएगा, इसके अंदर मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, 12 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा। तो सर हम आपको अभी जो करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो श्योर चैप्टर को कवर कर लेते हैं जो कि अच्छे से आता है और हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले एक तो हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे, एक ये चैप्टर कवर कर लेंगे, दैट इज फाइनल अकाउंट। ये नंबर 1 पे हम ये कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो कि 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर आप कर सकते हैं, बशर्ते आपने जो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों के फोल्डर्स डाले हुए हैं मैंने उसके अंदर, कि जो बच्चा नॉन कॉमर्स का है, तो कोर्स के अंदर मैंने अलग से बना दिया है उनके लिए कि क्या बेसिक चीजों के लिए जरूरत है, तो उनको अच्छे से आप एक बार पढ़ लेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप इस चैप्टर को करेंगे। और इनफैक्ट मैंने इसका पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो भी बना दिया है, जिसके अंदर मैंने सारे एडजस्टमेंट 1 शॉट के अंदर मैंने रिवाइज करा दिया, जीएसटी के बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट करा दिए हैं मैंने। ये करेंगे सबसे पहले। इसको करने में आपको कितना दिन लगना चाहिए सर? आप 3 दिन से ज्यादा मत लीजिएगा इसको करने में, लेकिन टाइम दीजिएगा 3-4 घंटे के आसपास का इसके अंदर समय देना पड़ेगा, 3-3 घंटे का मान लो। इसके बाद आप नंबर 2 पे ये वाला चैप्टर करिए। नंबर 2 पे अगर ये कर लेते हैं, देखो 36 मार्क्स हो जाता है। तो ब्रांच भी इतना मुश्किल नहीं है, 2 सिस्टम है। अगला चैप्टर में रिवीजन के लिए बच्चों का डिमांड जो आ रहा है, बोल रहे सर लीज करा दो इसकी जर्नल एंट्री, या फिर ब्रांच करा दो। तो मैं ब्रांच या लीज में से कोई भी एक उठा के, बहुत जल्दी रिवीजन आ जाएगा। मैं अभी बहुत फ्रीक्वेंटली आपका रिवीजन नहीं ले रहा, क्योंकि 10 तारीख को इनकम टैक्स का एग्जाम है, मुझे उनका खत्म करना है। 10 के बाद 25 तक सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पे ही फोकस रहेगा। तो मैं सारे चैप्टर रिवाइज करा दूंगा बीच में, आप जब मर्जी देख लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी 2 से 2.5 घंटे में सारे चैप्टर को करा दिया जाए। तो ये ब्रांच है, और ब्रांच आप नंबर 2 पे कर लीजिए। सर इसके अंदर कितना टाइम लगेगा? इसके अंदर आप 4 से 5 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम 23 को है, तो अभी टाइम है, इनफैक्ट 20 दिन है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइम पे, एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा देख लिया, इसको कर लिया, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद आप नंबर 2 के बाद, नंबर 2 ब्रांच हो गया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर 3 पे आपको क्या करना है सर? नंबर 3 पे आपको इन्वेंट्री करना है। ये मैं सभी बच्चों के लिए आसान रहेगा। नंबर 3 पे इन्वेंट्री, इनफैक्ट इन्वेंट्री मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, इसकी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और आप 2 क्लास के अंदर समझ जाते हो कि भाई इन्वेंट्री का क्या पंगा है, ठीक है ना, इस टाइप से। ये नंबर 3 पे आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री। हाँ, कुछ ऑनर्स के बच्चों कह रहे थे कि सर इन्वेंट्री के ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है, कि पहले तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे थे हमने। तो मैं बता दूं, वो इन्वेंट्री लीफो फीफो के क्वेश्चंस नहीं है, वो AS2 के क्वेश्चंस बने हुए हैं। जब मैं AS2 कराऊंगा तब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे रिवीजन में। इसके बाद नंबर 4 पे आप क्या करेंगे सर? डेप्रीशिएशन कर लेंगे। नंबर 4 पे क्या करेंगे आप? डेप्रीशिएशन कर लेंगे। तो ये 4 पे डेप्रीशिएशन करेंगे। तो देखिए 4 दिन, और इन्वेंट्री के अंदर कितने दिन? मैंने 3 दिन लिख दिया इन्वेंट्री में भाई, 4 दिन लिख दिया। नंबर 3 पे करेंगे।
और इसके अंदर अगर मैं डेज की बात करूं तो डेज आप 2 दिन इनफ है, एक दिन में भी कर सकते हैं, 2 दिन इनफ टू इनफ है, एक ही दिन में हो जाएगा। तो देखिए 3 दिन 4 7 दिन 10 दिन, 10 दिन में आपके ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं। और 10 दिन के अंदर 18 18 36 और 12, 18 18 36 और 12 जोड़ लें एक बार, 18 + 18 + 12, तो इसका मतलब 48 नंबर कंप्लीट कर रहे हो, अबव देन 50% का एग्जाम। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप करते हो। तो इसके बाद हम डेप्रीशिएशन को ना थोड़ा सा भी अवॉइड कर देते हैं, 4 नंबर पे ना देखें, पहले हम वो चैप्टर कर लेते हैं जो श्योर श्योर आएगा। इसके बाद हमें पढ़ लेना चाहिए डिपार्टमेंटल है, लीज है, डिपार्टमेंटल लीज कौन सा करें, चलिए आप अगर जिसका न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का अच्छा है तो वो तो पहले लीज कर ले, और जिसका मैथमेटिकल ठीक नहीं है और अकाउंट्स कर रहा था वो पहले डिपार्टमेंट कर ले। तो भैया आप 3 चैप्टर मैंने 1 2 3 बता दिए, हो सकता है चौथे नंबर पे ये ले लो, बाकी नहीं तो ये ले लो चौथे नंबर पे, डिपेंड्स करता है। जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, और स्ट्रांग बहुत मच एंड मच जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ थोड़े से फिर भी पढ़ जाते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो ये वाला चैप्टर ना ले, वो डिपार्टमेंटल कर ले, वो इजी है, बाकी ये कर ले। तो ये देखो अगर आप ये भी कर लेते तो 12 नंबर। तो आपको मैंने बता दिए श्योर श्योर जो आपके एग्जाम में आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन बता दिए, 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर बहुत बड़े नहीं है, फाइनल अकाउंट, इन्वेंट्री, ब्रांच और डिपार्टमेंटल, 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपका आराम से बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। डिपेंड्स करता है कि आप कर कैसे रहे हो। जब ये सारे चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद जो मैं इसके ऑप्शन में दे रहा हूं एनपीयू को सबसे लास्ट में लेना, उसके ऑप्शन में जैसे डेप्रीशिएशन ये करेंगे, डेप्रीशिएशन हालांकि करके जाना, कई बार होता है डेप्रीशिएशन का 18 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न आएगा। आप खुद भी एनालिसिस करिएगा, इसको लिखिएगा पहले और एनालिसिस करिएगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं सर जो आज और कल के अंदर पढ़ने के लिए आए हैं, या फिर अब सोच रहे हैं पढ़ेंगे, या बहुत बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चला था क्या कैसे होगा नहीं होगा, उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो भाई सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाइए, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पढ़ लिया सब कुछ भूल गए, कई बच्चे ऐसे भी हैं। स्टडी प्लान बनाइए और अकाउंट्स को, एफए को आप याद रखिएगा, कम से कम मैं आपसे मांगूंगा 3 आवर, 3 घंटे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करिए आप फाइनल अकाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट जब मैं करा रहा हूं तो रिवीजन वाले वीडियो को देखिएगा, फाइनल अकाउंट में रिवीजन वाले वीडियो को देखिएगा, और उसके साथ जो पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा वो रेगुलर क्लास के अंदर आपको देखना है, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए। इसके बाद नंबर 2 पे आपको करना है सर इन्वेंट्री, नंबर 3 पे आपको करना है ब्रांच, और नंबर 4 पे आपको करना है डिपार्टमेंटल। ये 4 चैप्टर कर लेते हैं, आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। इसके बाद जब ये 4 चैप्टर हो जाएं तो नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे करेंगे आप डेप्रीशिएशन, और नंबर 6 पे करेंगे आप लीज, और नंबर 7 पे आप करेंगे एनपीओ। एनपीओ होता है तो ठीक, नहीं तो लास्ट में आप स्किप भी करके जा सकते हैं। ये पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम की तैयारी करने की। अभी मैं समझ सकता हूं कि पहला एग्जाम जो मैं देख पा रहा हूं आपका बॉम का है, तो बॉम इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बिजनेस स्टडी है, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। जैसे कॉलेज के भी बहुत बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, और जो एसएल वाले बच्चे घर पे खाली बैठे हैं, स्टडी प्लान बनाइए, और जैसे कि 3 घंटे मैंने देना है, दोपहर का, सुबह का, शाम का, जो भी भाई अकाउंट्स को देंगे, और 3 घंटे हम बॉम को देंगे। बॉम अगर आप 5 घंटे पढ़ लेंगे ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकाउंटिंग है, उस केस के अंदर आप बोर हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे है पढ़ने का। क्या तरीका होना चाहिए, मैनेजमेंट और इस दोनों को कोऑर्डिनेट करके करने का, सिर्फ और सिर्फ बॉम के लिए आप 10 ईयर ही लें, और दूसरी कुछ चीजों पे विश्वास ना करें। अकाउंट्स के अंदर मेरी क्लासेस को देखें और 10 ईयर के क्वेश्चंस लगाएं। 10 ईयर अकाउंट्स के मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, जो कि कल या परसों तक मिल जाएगा। बाकी जिसके पास मैंने करवा रखा है वो नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा। कुणाल का सर जी गुड मॉर्निंग, आई वांट टू से सर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, और में से एक बता दीजिए सर। गुड मॉर्निंग, आई से दैट सर सेकंड क्वेश्चन है, तो 1 सेकंड नंबर क्वेश्चन एंड। कुणाल ये क्लियर नहीं हो पाया, आपने क्या डाला इसमें, मैं एक बार बना सकता हूं। क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा लिख देते तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्ट्रेटेजी है। अब आपके पास टाइम कम है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा।
मैं सारी क्लासेस अब मैं कुछ YouTube वाले बच्चों, क्योंकि मैं सेम वीडियो YouTube पे भी डालता हूँ, तो YouTube वाले बच्चों के लिए भी बता दूं मैं कि भाई आपको सारे चैप्टर्स, मैंने देखो बहुत सारे चैप्टर्स मैंने YouTube पे भी डाले हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर YouTube पे और इसमें फर्क क्या होता है, कि YouTube पे हम पूरी रेगुलर क्लासेस नहीं डाल सकते। रीजन बीइंग बहुत लंबी क्लासेस हो जाती है, और सोशल मीडिया पे देखो जो बच्चा एप्लीकेशन पे आ रहा है तो वो डेफिनेटली पढ़ने आ रहा है। जब आप कहीं क्लास लेने जाते हो, जब ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, वो 2 घंटे पढ़ाए 3 घंटे पढ़ाए तो वो पढ़ने जा रहे थे। यूट्यूब पे बच्चों का ट्रेंड और थोड़ा सा मैं नेचर देखता हूँ, नजरिया देखता हूँ कि बहुत जल्दी हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, बस ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, जल्दी हो जाए, वो ज्यादा एंगेजिंग नहीं होते। तो मैं सिर्फ कुछ पार्ट्स कट करके वहां पे मैं डालता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर डालता हूं जो बच्चे देख रहे हैं कि उनको फायदा मिलेगा और वो चैप्टर पूरा हो जाएगा, इतना डालता हूं। लेकिन स्मार्ट जो बच्चे हैं वो कर पाएंगे। जो बच्चे अभी एनरोल कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, तो भाई आप YouTube पे अगर देखते हो तो आप परेशान रहोगे और फिर आपके नंबर पे जरूर इंपैक्ट आएगा। उनको मैं बोलूंगा कि भैया आप कोर्स के अंदर एनरोल करिए और कोर्स के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से जाइए। एक ऐड होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है ना यूट्यूब पे, जो ऐड चलता है ना, और जो उसके साथ में रिकमेंडेशन वीडियो आता है, वो आपका जितना आप पढ़ते नहीं हो उससे ज्यादा आपका दिमाग खराब करते हैं वो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे एप्लीकेशन पे क्या है भाई, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो। और बच्चों को मैं कहूंगा पढ़ने का क्या बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो सिंपल सी बात है, आप लैपटॉप पे क्लास देखिए, मोबाइल फोन पे मत देखिए। डोंट गो कंफर्टेबल। जितना आप अपने लाइफ को कंफर्टेबल और इजी बनाएंगे, उतनी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएंगी। अगर आप सोचते हो सर मोबाइल पे लेट के हम क्लासेस को देख लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, चैप्टर नहीं आएगा। आपको प्रॉपर स्टडी करना है, प्रॉपर सेटिंग करना है, रजिस्टर, और जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट्स का आपका सामने मटेरियल होना चाहिए। अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स, उस टाइम पे ये थॉट नहीं आना चाहिए कि यार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या फिर एमपीए के अंदर हमें ये पढ़ना था यार, वो पढ़ना नहीं। एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। लैपटॉप। दूसरी बात करें, जो बच्चा मोबाइल पे भी पढ़ रहा है, तो सबसे पहले आप वीडियो का मैंने डाउनलोड करने का फैसिलिटी दे रखा है, आप वीडियो को पहले डाउनलोड करिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालिए और देन जाके आप वीडियो को प्ले करके देखिए, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अभी सेमेस्टर 1 में आए हो, आपके बहुत सारे नए नए दोस्त बने होंगे, नए नए कॉलेज में गए, नई नई बातें समझ में आ रही होगी, जिससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। और आप बस ये मान के चलिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दिसंबर है। 30 दिन अगर आपने मेरे कहने के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से जान लगा दिया, जैसे आपने 12th में जान लगाया था, एक बार वही स्प्रिट आपका ये 30 दिन निकाल दो, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए बता दिया कि कौन कैसे और क्या करना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा और फिर आप अच्छे से कर पाओगे। सर इस बार इसी हिसाब से करिए। अब अगला चैप्टर मैं रिवीजन में लीज का लेके आऊंगा, या फिर मैं डिपार्टमेंटल, जो भी रहेगा मैं फटाफट से वो 1-1.5 घंटे का करा दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें कराई जाएगी। मैं नॉन कॉमर्स से हूं, रुपेश राज। ओके, आप नॉन कॉमर्स से हैं तो भैया आपको तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको वो वाले पार्ट पढ़ने पड़ेंगे जो कि फोल्डर डला हुआ है आपका, उसमें साइंस एंड नॉन कॉमर्स के नाम से, या साइंस एंड आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स करने होंगे, तो उसको पढ़ना होगा। इससे आप पुराने वाले बैच में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने सभी में डाला रुपेश। और जब भी आपको दिक्कत आ रहा है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, याद रखिएगा, जो आर्ट्स के थे, जब भी दिक्कत आ रहा हो, आप वॉइस नोट डाउट वाले नंबर पे डालिए, मैं उसे सुनूंगा। और सुनने के बाद फिर मैं उसके आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ना आप अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, और ये मैं समझ सकता हूँ। आपने बोला कि सर मैंने ये कर लिया, तो मैं उसके हिसाब से आपको टॉपिक बनाऊंगा कि आप ये करिए। जो नॉन कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, वो जरूर वॉइस नोट डालिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद क्या करें, या फिर ये भी नहीं हो रहा तो इसके बाद क्या करना चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम को जरूर वॉइस नोट में वहां पे शेयर करिए, जो डाउट वाले नंबर है या कंप्लेंट वाले नंबर पे आप शेयर कर दीजिए।